सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज का टॉपिक रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 2 से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग एग्जांपल ऑफ द रिटेनिंग वॉल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर ऑफ द रिटेनिंग वॉल वी विल कवर्ड द इंट्रोडक्शन, डिफरेंट चेक्स, डिफरेंट फार्मूलाज एंड लोड फैक्टर एक्सेप्टर एंड ज्योमेट्री ऑफ द रिटेनिंग वॉल हम लोगों ने कवर की थी। तो उसी लेक्चर की मदद से वी आर एबल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो इस न्यूमेरिकल में एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल गिवन है विद अ सरचार्ज ऑफ 400 pound per feet square, which is considered as a live load. और different soil property और concrete की property, yield strength of the steel, concrete का compressive strength, allowable bearing capacity 8000 psf गिवन है। फिर इसी क्वेश्चन में हम लोग के पास सॉइल प्रॉपर्टी में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन है जो कि 30 डिग्री है। फिर यहाँ पे एक्टिव और पैसिव लेटरल कोफिशिएंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। अगर ये गिवन नहीं थे तो हम लोग बेसिक फार्मूला फॉर एक्टिव केस ये कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये फार्मूला फॉर एक्टिव केस, और पैसिव के लिए इसका रेसिप्रोकल। तो वो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है तो वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिवन नहीं तब आप लोगों ने फार्मूले की मदद से ये वैल्यू निकालनी है 0.33 और KPH का हम लोग के पास 3 आ रही है फॉर पैसिव लेटरल और कोफिशिएंट से। ये मेन फंक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल ये होता है कि ये जो बैकफिल सॉइल है इसको रिटेन करता है। तो यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विदाउट शेयर की गिवन है। तो हम लोगों ने इसमें करना क्या है, और टर्निंग चेक करना है, स्लाइडिंग चेक करना है, और ये जो फाउंडेशन सॉइल है उसका एबिलिटी चेक करना है कि ये इस सॉइल का जो लोड वगैरह आ रहा है वो बियर कर सकता है या नहीं। यानी सबसे पहले इसको स्टेबिलिटी चेक कहते हैं। सबसे पहले चेक हम लोगों ने क्या करना है कि ओवर टर्निंग चेक करना है कि इस लेटरल प्रेशर की वजह से ये रिटेनिंग वॉल ओवरटर्न तो नहीं होगा। फर्स्ट चेक ये है। और सेकंड चेक हम लोगों ने क्या करना है कि इसी फोर्सेस की वजह से ये सारा रिटेनिंग वॉल डिस्प्लेस तो नहीं होगा, मूव तो नहीं करेगा, स्लाइड तो नहीं करेगा, वो हम लोगों ने देखना है। इसी लेक्चर में ये दो चेक के बारे में पढ़ेंगे। दोनों चेक का इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल ये है कि 11 फीट 6 इंचज़ अबव द ग्राउंड और 3 फीट 6 इंचज़ ये बिलो द ग्राउंड। यानी टोटल यहाँ पे हम लोग अगर ऐड करें इन दोनों को तो लेंथ या डेप्थ ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल क्या आ रही है, 15 फीट आ रही है। तो अभी ये तो सिर्फ हाइट गिवन है, बाकी ज्योमेट्री वगैरह कैलकुलेशन हम लोगों ने खुद करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने एक डायग्राम दिखाया था, उसमें ACI की मदद से ज्योमेट्री ऑफ द रिटेनिंग वॉल क्या होगी वो मैंने दिखाया था। तो उसी की मदद से हम लोगों ने बाकी जो डायमेंशंस है वो लेने हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक फाइंड करनी है जिसमें ओवरटर्निंग चेक आता है और एक स्लाइडिंग चेक आता है। दोनों का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ओवरटर्निंग चेक करना है, फिर इसके बाद स्टेबिलिटी चेक करना है इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। तो स्टेबिलिटी चेक में ये है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1.5। मतलब अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से ज़्यादा ही तो मतलब ओवरटर्निंग चेक इसने कंसिडर की ये गिवन रिटेनिंग वॉल ओवरटर्न नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये फार्मूला है कि रेजिस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ओवरटर्निंग मोमेंट। यानी टोटल जितना वो मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल जितना ओवरटर्निंग मोमेंट यहाँ पे आ रहा है थ्रू सॉइल सल्फेट की वजह से कितना ओवरटर्न होगा, कितना रेजिस्ट होगा। तो वो हम लोगों ने मालूम करना है, फोर्सेस मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है। तो MR का क्या मतलब है, रेजिस्टिंग मोमेंट। तो इस रिटेनिंग वॉल को कौन सी चीज़ें रेजिस्ट करेगा, यानी ओवरटर्न होने से रोकता है। तो इसका एक सेल्फ वेट आता है, फिर एक कुछ सॉइल भी आता है जो कि वेट ऑफ द सॉइल वो उसको रेजिस्ट करता है, ओवरटर्न नहीं करने देता है। फिर ओवरटर्निंग मोमेंट में लेटरल प्रेशर्स आते हैं ऑफ द सॉइल वगैरह, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। फिर इन दोनों के समेशंस को डिवाइड करके हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से ग्रेटर थी तब ये हम लोग रिजल्ट ये निकालेंगे कि ये ओवरटर्न नहीं होगा ये
जो भी गिवन रिटेनिंग वॉल होगी वो ओवरटर्न नहीं होगा। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए यहाँ पे मेंशन किए कि इस तरह निकालते हैं। मैं थ्रो द प्रोसीजर वो समझाऊंगा, ये फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं थ्रो क्वेश्चन वो समझाऊंगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्लाइडिंग चेक करना है कि आया ये गिवन रिटेनिंग वॉल स्लाइड होगा या नहीं। अगर स्लाइड हुआ तो अब इसका मतलब है कि ये रिटेनिंग वॉल फेल है। तो इसमें भी हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है, वो शुड बी ग्रेटर देन 1.5, दोनों कंडीशन में ये है। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरह हम लोग निकालते हैं फॉर स्लाइडिंग, इसमें हम लोगों ने रेजिस्टिंग मोमेंट उसका समेशन यानी फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसमें मोमेंट थी, इसमें फोर्स, वो थ्रो टेबल में समझाऊंगा। फिर एफएस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, यानी स्लाइडिंग फोर्स कितना है, इन दोनों का रेशो हम लोगों ने निकालना है। अगर वो 1.5 से ज़्यादा ही तब इसका यह मतलब है कि ये जो रिटेनिंग वॉल है ये स्लाइड नहीं होगा। सो दोनों वो चेक्स को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ज्योमेट्री ऑफ द रिटेनिंग वॉल चाहिए होती है। ये फॉर एनालिसिस एंड फॉर डिज़ाइन हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहला स्टेप आपने लाजमी याद रखना है कि हम लोगों ने ज्योमेट्री ऑफ द रिटेनिंग वॉल फाइंड करनी है कि टो स्लैब का थिकनेस क्या होगा, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन क्या होगी, बॉटम ऑफ द स्टेम क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टेम क्या होगा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कंसिडर करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला हाइट मालूम करना है, एच की वैल्यू जो है कि 11 फीट 6 इंचज़ प्लस 3 फीट 6 इंचज़, इन दोनों को जमा करके हमारे पास 15 फीट ओवरऑल डेप्थ या लेंथ ऑफ दी रिटेनिंग वॉल आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने विड्थ ऑफ द फाउंडेशन कैलकुलेट करना है, यानी ये डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जिसे बी कहा जाता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, इसका रेंज ये है कि 0.4 एच से लेकर 0.65 एच तक आप वैल्यू ले सकते हो। ये एनालिसिस है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंने कौन सी वैल्यू ली, 0.65 टाइम्स ऑफ एच, ये मैंने ली। आप इस रेंज में ले सकते हो, तो मैंने ये वैल्यू कंसिडर की। आप इस तरह भी कर सकते हो, 0.5 टाइम्स ऑफ एच भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ली। ओके, तो 0.65 टाइम्स ऑफ एच क्या है, 15 फीट है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 9.75 फीट ये टोटल विड्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द रिटेनिंग वॉल हमारे पास आई, यानी ये वैल्यू कितनी आई, 9.75 फीट आई। फिर इसके बाद हम लोगों ने थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन या स्लैब हम लोगों ने कंसिडर करना है, कैलकुलेट करना है फाउंडेशन ऑफ द रिटेनिंग वॉल का थिकनेस। तो वो उसका रेंज ये कि h/15 से लेकर h/10 तक आप ले सकते हो। तो मैंने क्या ली, h/15 ली, तो h/10 ली, सॉरी मैंने h/10 ली। h हमारे पास 15 है, डिवाइड बाई 10, तो ये 1.5 फीट हमारे पास थिकनेस ऑफ दी टो आई। और याद रखिए ये साइड हील कहलाता है और ये साइड टो कहलाता है। तो थिकनेस ऑफ द टो मैंने 1.5 फीट ली। और टॉप विड्थ ऑफ द स्टेम क्या है, यानी ये इस चीज़ की बात कर रहा है कि ये तो वर्टिकल आर्म इसको स्टेम कहते हैं, तो इसका टॉप विड्थ कितना है, उसका रेंज ये कि 8 इंचज़ से लेकर 12 इंचज़ तक आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 8 इंचज़ टॉप विड्थ ऑफ द स्टेम ली। फिर बॉटम विड्थ ऑफ द स्टेम के लिए ये आप रेंज है h/15 से लेकर h/10 तक, मैंने h/12 ली। h15 है डिवाइडेड बाई 12, तो ये 1.25 फीट आ रही है। फिर ये लेंथ ऑफ द टो क्या है, यानी यहाँ पे इस h से लेकर यहाँ तक टो तक कितना लेंथ होगी, तो वो हमारे पास ये कंडीशन है b/3, यानी जितना फाउंडेशन होगी उसका 1/3 लेना है, वो हमारे पास लेंथ ऑफ द टो आएगी। तो b हमारे पास 9.75 डिवाइडेड बाई 3, वो 3.725 फीट आ रही है। फिर ये जो आप क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ पे सरचार्ज था 400 पाउंड पर फीट स्क्वायर, तो उस सरचार्ज का भी इक्विलियंट थिकनेस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये याद रखना, सरचार्ज का हम लोगों ने क्वेश्चन में फार्मूले में ये वैल्यू यूज़ होगी। तो सरचार्ज जब भी गिवन होगी उसका हम लोगों ने इक्विलियंट थिकनेस मालूम करना है। तो इक्विलियंट थिकनेस को मैंने HD से रिप्रेजेंट करना है। उसका प्रोसीजर ये है कि जो वैल्यू ऑफ दी सरचार्ज जो होगी वहाँ पे 400 पाउंड पर फीट स्क्वायर थी, तो उसका हम लोगों ने डिवाइड करना है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल से।
और क्योंकि सरचार्ज है वहाँ पे बैकफिल है, बैकफिल वो सॉइल है, तो उस सॉइल का वेट है, यूनिट वेट हम लोगों ने लेना है। तो जो भी सरचार्ज का इंटेंसिटी होगी डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द सॉइल हम लोगों ने लेना है। तो इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द सरचार्ज 3.33 फीट आ गई है हमारे पास सरचार्ज इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द सरचार्ज की वैल्यू। और यहाँ पे एक अहम चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने फोर्सेस कैलकुलेट करना है, यानी प्रेशर्स, फिर मोमेंट आर्म कैलकुलेट करना है, वेरियस कंडीशन, 3 वेरियस कंडीशन है, इंट्रोडक्शन में मैंने समझाए थे। तो यहाँ पे कंडीशन एग्जांपल में ये है कि सरचार्ज है, तो आप लोगों ने इन 3 सिनेरियो में ऐसा वाला सिनेरियो सेलेक्ट करना है जो कि इसको फुलफिल कर रहा हो। तो यहाँ पे भी सरचार्ज का है और यहाँ पे भी सरचार्ज है। तो हम लोगों ने जो फार्मूला रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट आर्म का फार्मूला है वो हम लोगों ने ये कंडीशन वाला हम लोगों ने लेना है, याद रखना। अगर ये इंक्लाइंड बैकफिल गिवन थी तब हम लोगों ने ये फार्मूलेज वगैरह लेनी थी। अगर सिर्फ सिंपल थी विदाउट सरचार्ज विदाउट इंक्लाइंड बैकफिल तो अब हम लोगों ने ये कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे अगर आप रिजेंबल कर दे ये और ये सेम है तो हम लोगों ने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट आर्म के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स और उसका लोकेशन फाइंड करना है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हील या रिटर्निंग वॉल। तो उसके लिए हम लोगों ने ये रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला ये है कि हाफ के इंटू डब्ल्यू इंटू एच, फिर ब्रैकेट शुरू h प्लस 2h डैश, यानी ये फार्मूला मैंने यहाँ से लिया है। तो ये मैंने यूज़ करना है, वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू 0.33 यानी एक्टिव केस के लिए मैंने कंसिडर की है। W यानी इसका जो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है वो 0.12 यानी किप मैंने लिया है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, टाइम्स h टोटल डेप्थ क्या है या हाइट क्या है वो 15 फीट है। फिर h डेज की वैल्यू 3.33 फीट है जो कि इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द सरचार्ज मैंने यूज़ की है, फाइंड की है। तो कैलकुलेशन के बाद एक्टिव फोर्स की वैल्यू हमारे पास 6.53 किफ आ रही है, यानी जो इक्विवेलेंट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू ये आ रही है। अभी मैंने मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द बॉटम। तो उसका फार्मूला ये है कि h स्क्वायर प्लस 3h इंटू एच डेज डिवाइडेड बाई 3 इंटू एच प्लस 2h डेज, फिर प्रेंथिसिस क्लोज, ये फार्मूला है। तो वैल्यू हमारे पास h की भी गिवन है, h डेज की भी गिवन है। तो वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद y की वैल्यू 5.76 फीट आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स और रिजल्ट और जो रिजल्टेंट मोमेंट आर्म है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो ओवरटर्निंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको सिंपली हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास मोमेंट ओवरटर्निंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरटर्निंग मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, सिंपली एक्टिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 6.53 किफ रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय 5.76 फीट ये मोमेंट आर्म थी। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरटर्निंग की मोमेंट की जो वैल्यू है वो 37.6 किफ फीट आ रही है। तो ये आपने याद रखा कि ओवरटर्निंग मोमेंट की वैल्यू हमारे पास ये आई। ओवरटर्निंग मोमेंट तो हम लोगों ने कंसिडर की, कैलकुलेट की। अभी हम लोगों ने रेजिस्टिंग मोमेंट यानी इस जो ओवरटर्निंग मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट की उसको कौन कौन सी चीज़ें रेजिस्ट कर रही है तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। फिर इन रेजिस्टिंग मोमेंट को हम लोगों ने ऐड करना है, फिर इन दोनों का डिवीज़न लेना है। अगर वो 1.5 से ज़्यादा आई तब इसका यह मतलब है कि ये जो रिटर्निंग वाले वो ओवरटर्न नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने एक टेबल के फॉर्म में रेक्टेंगुलर स्टेम यानी जो चीज़ें इस ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रही है उसको मैंने ली है। तो सबसे पहले रिटर्निंग वॉल का जो स्टेम है वो इसको रेजिस्ट कर रहा है। फिर रिटर्निंग वॉल का जो ट्रायंगल है यानी स्टेम का ट्रायंगल, बैकफिल का ट्रायंगल, बैकफिल का रेक्टेंगल, फाउंडेशन भी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है। सरचार्ज का जो लोड है वो भी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है। टो सॉइल यानी टो पे जो सॉइल पड़ी है वो भी रेजिस्ट कर रही है। तो मैं थ्रो फिगर में समझाऊंगा और ये जो एरिया है वो भी मैं थॉरली में समझाऊंगा।
तो ये समझने की चीज़ ये है कि इस कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का जो ओवरटर्निंग मोमेंट है उसको कौन कौन सी चीज़ें रेजिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले अगर आप ये समझ लें कि जो रिटेनिंग वॉल का जो स्टेम है वो कुछ ट्रायंगुलर टाइप थी, तो उसको मैंने रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड किए। तो यहाँ पे रेड लकीर आप देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गई और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गई। तो ये दो चीज़ें ये है। फिर यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सॉइल है, ये भी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रही है। फिर यहाँ पे सरचार्ज भी है, ये भी रेजिस्ट कर रही है। फाउंडेशन ऑफ द रिटेनिंग वॉल, यानी ये फाउंडेशन भी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है। फिर ये जो सॉइल पड़ी है ऑन दी टो, ये भी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है। ये जो रेक्टेंगल ब्लू लाइन से लेकर यहाँ तक जो सॉइल पड़ी है वो भी उसका एरिया हम लोगों ने लेना है, फिर यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना है, वो भी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रही है। यानी ये तमाम चीज़ें अपने खुद से समझना है और कैलकुलेट करना है उसका एरिया, फिर यूनिट वेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग यूनिट वेट। अगर कंक्रीट थी तो कंक्रीट का यूनिट वेट, और अगर सॉइल थी तो सॉइल का यूनिट वेट से आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने एक्स यानी इस पॉइंट पे यानी टो पे आप लोगों ने मोमेंट्स भी कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट टो पे मैंने कैलकुलेट करना है, तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका आपने रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो किस तरह आ जाएगा, जहाँ पे यानी फ़र्ज़ करें मैं इस स्टेम का रेक्टेंगल ले रहा हूँ, स्टेम का रेक्टेंगल पोर्शन यानी ये पोर्शन में ले रहा हो, तो इसका आपने रिजल्टेंट फोर्स किस तरह कैलकुलेट करना है, एरिया मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट, क्योंकि ये कंक्रीट है तो कंक्रीट का यूनिट वेट इसे आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लोकेशन मिड पे होता है। तो यहाँ पे मिड पे आपने एक लाइन लगाया, तो मिड पे आपने एक लाइन लगाया क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्सेस है, हम लोगों ने सेल्फ वेट वगैरह कैलकुलेट करना है, तो वो एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इसके रेक्टेंगल के मिड पे हम लोगों ने एक लाइन खींचा, या ये रिजल्टेंट ऑफ दी फोर्स होगी, सेल्फ वेट होगी। तब हम लोगों ने ये डिस्टेंस यानी टो पे मैंने मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो टो पे आपने निशान लगाना है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट करनी है। तो यहाँ तक b/3 मतलब 3.25 पे, फिर प्लस 4 इंचेस। इस तरह आपने इंडिविजुअल एलिमेंट का आपने डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, वो मोमेंट में हमें चाहिए होती है। तो ये जो फिगर है आपने ये समझ ली कि ये जो सरचार्ज है ये भी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है, इसका आपने रिजल्टेंट फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पॉइंट पे आपने टॉप पॉइंट पे आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी यानी ये जो सॉइल है ब्लू लाइन से लेकर यहाँ तक जो सॉइल है उसका भी अपने रिजल्टेंट फोर्स और यहाँ पे जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले टॉप पे कैलकुलेट करनी है। फिर इसके बाद ये जो ब्लू लाइन से ये जो ट्रायंगल है ये इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ये सॉइल है इसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये जो रेड ऑफ दी टो स्टेम ट्रायंगल है, इस स्टेम ट्रायंगल का अपने रिजल्टेंट फोर्स और एक्स यानी डिस्टेंस इस पॉइंट पे आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। स्टेम का रेक्टेंगल इसका आप लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स और डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। फाउंडेशन यानी ये जो फाउंडेशन है ये भी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स और यहाँ पे आपने रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट मोमेंट आर्म आप कैलकुलेट करनी है। फिर यहाँ पे जो सॉइल पड़ी है टो पे ये भी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रही है, तो ये भी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद मैंने टेबल में लिखी है, तो आपने समझना है। तो जो चीज़ें मैंने थ्रू फिगर समझाई वो मैंने कुछ यहाँ पे लिखी। सबसे पहले जो रेक्टेंगल स्टेम है वो आप लोगों ने लेना है। रेक्टेंगल स्टेम का जो एरिया है 8 इंचज़ इसका थिकनेस से टॉप विड्थ है और उसको इंचज़ में थी तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड की है। फिर टोटल यानी स्टेम का हाइट, फाउंडेशन का नहीं स्टेम का हाइट वो 13.5 फीट है। तो कैलकुलेशन करने के बाद वो 9 फीट स्क्वायर एरिया आ गई।
यूनिट वेट कौन सा है, कंक्रीट है या सॉइल है, तो वो कंक्रीट का बना है, वो हम लोगों ने यूनिट वेट ऑफ दी कंक्रीट का लेना है 0.15 किप में लेना है। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, एरिया और यूनिट वेट को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मैंने W से रिप्रेजेंट किया है। समेशन ऑफ W लास्ट में हमें चाहिए, वो कैलकुलेशन में यूज़ होगी। तो ये आपने समझ ली कि किस तरह करना है। सबसे पहले एरिया को, फिर यूनिट वेट हमें मालूम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे भी स्टेम का जो ट्राइंगल है वो फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई करना है, और 7/12 यानी बॉटम से जो बेस है वो बॉटम ऑफ द स्टेम वो आपने कंसिडर करने समझना है। टोटल 15 थी, तो 15 से 8 अगर माइनस करें तो हमारे पास 7 फीट इंचेस आती है। तो 7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 13.5 यानी विड्थ हाइट ऑफ दी स्टेम वो आपने मालूम करनी। एरिया ये आ गया, यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास W आ जाएगा। फिर X यानी इसी का जो रिजल्टेंट लोकेशन है, कहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, वहाँ से लेकर टो तक जितना डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। वो इजी है, 4.11 फीट। ये सब आपने ख़ुद कैलकुलेट करना है। मैंने थ्रो डायग्राम दिखाया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर बैकफिल रेक्टेंगल उसका जो विड्थ है और वो आपने हाइट मालूम करना है, मल्टीप्लाई करना है एरिया, फिर यूनिट वेट ऑफ दी सॉइल आएगा, फिर W यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, X डिस्टेंस हम लोगों ने मालूम करना है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद ये लास्ट कॉलम रहता है। लास्ट कॉलम में आपने सिंपली ये करना है कि इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है आपने इस कॉलम से, तो हमारे पास मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉलम और ये कॉलम, ये सारे कॉलम एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर मैं इन दो कॉलम, इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करूँ तो अब हमें ये कॉलम मिल जाता है। फिर ये कॉलम मिलने के बाद, ये कॉलम मिलने के बाद आपने ये कॉलम और ये कॉलम मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम हमें मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है, ये आपने खुद समझना है। फाउंडेशन, सरचार्ज, टो सॉइल। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर ये कैलकुलेट करना है। समेशन ऑफ W कैलकुलेशन में अनवर्ड यूज़ होगा स्लाइडिंग चेक में। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कैलकुलेट की 16.234 की फीट आ गई ये समेशन ऑफ W। और यहाँ पे आपने ये कैलकुलेट करना है मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट कितना आ रहा है। तो रेजिस्टिंग मोमेंट का भी आपने 97.933 इन सब को ऐड करना है। तो वो 97.933 आपने कैलकुलेट की। याद रखिए ये एक चीज़ मिस हुई है, ये गलत है, या आपने ये यूनिट किफ में आ रहा है। ओके, तो आपने किफ में लेना है क्योंकि यूनिट वेट हम लोगों ने यूनिट वेट ली है, तो वो हमने किप में ही लेना है फोर्स को। और यहाँ पे मोमेंट ये सही है कि सिर्फ यूनिट का थोड़ा मिस्टेक है, वो इतना नहीं इफ़ेक्ट करेगा, सिर्फ ये किफ आएगा, किफ फीट नहीं आएगा। बाकी ये चीज़ें 97 पॉइंट इन सब को ऐड करना है और इन सब को ऐड करना है। तो रेजिस्टिंग मोमेंट और समेशन ऑफ फोर्सेस RV, तो ये हमारे पास आ गई। ये अनवर्ड यूज़ होगा इसलिए मैंने यहाँ पे सब कैलकुलेशन की है। मैंने क्या कैलकुलेट करना था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ओवरटर्निंग मोमेंट, तो उसका फार्मूला ये था कि रेजिस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ओवरटर्निंग मोमेंट। ये हम लोगों ने रेजिस्टिंग मोमेंट अभी प्रीवियस स्लाइड में एक टेबल से हम लोगों ने रेजिस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट की। ओवरटर्निंग मोमेंट हम लोगों ने पहले से P मल्टीप्लाई बाई Y से कैलकुलेट की। तो रेजिस्टिंग मोमेंट 97.933 आ रहा है और ओवरटर्निंग मोमेंट 37.6 आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.6 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1.5 है। तो इसका ये मतलब है कि ये ओवरटर्निंग पे जो चेक है वो ओके है, यानी ये जो गिवन कैंटिलीवर रिटर्निंग वाल है वो ओवरटर्न नहीं होगा। अभी ओवरटर्न चेक हम लोगों ने किया, अभी स्लाइडिंग चेक करना है कि स्लाइडिंग होगा या नहीं। तो यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। म्यू इज इक्वल टू 10 पाई, इसका फार्मूला है 10 पाई 30 है। तो कैलकुलेट करने के बाद 0.577 आ रही है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर है म्यू टाइम्स ऑफ RV। जो टेबल में हम लोगों ने RV समेशन ऑफ W कैलकुलेट की
वो RV थी, तो म्यू को यानी ये वैल्यू 0.577 को RV से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है। RV 16.235 थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स 9.37 किप आ रही है। ये आपने याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स ये आ रही है। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग का फार्मूला ये था कि जो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एक्टिव फोर्स, पहले जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी एक्टिव फोर्स PA, तो वो हम लोगों ने डिवाइड करना है फ्रिक्शन फोर्स ये 9.37 डिवाइडेड बाय 6.53, इन दोनों को 6.53 एक्टिव फोर्स जो हम लोगों ने PA कैलकुलेट की, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग वो 1.4 आ रही है, जो कि स्लाइटली लेस देन 1.5 है, मतलब ये स्लाइड होगा। तो अब हम लोगों ने ये सेफ्टी मेजर क्या करना है, हम लोगों ने थ्रो प्रोवाइडिंग शेयर की, हम लोग इसका जो स्लाइडिंग है वो रोक सकते हैं, या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द टो और हील, इसका थिकनेस बढ़ाए, तो थिकनेस बढ़ाने से रेजिस्टिंग फोर्स ज़्यादा होगी, तब वो फेल नहीं होगा। तो वो भी स्लाइटली लेस है, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ ही यूज़ करना है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.5 से ज़्यादा आना चाहिए। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि थिकनेस ऑफ दी टो बढ़ाए, या थिकनेस ऑफ दी स्टेम बढ़ाए, या बैकफिल का सरचार्ज बढ़ाए, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो मतलब स्लाइडिंग इज़ नॉट ओके हियर, सो फॉर स्लाइडिंग वी विल प्रोवाइड शेयर की। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने स्लाइडिंग चेक और टर्निंग चेक के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।